हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको SC/ST एक्ट, जिसे बोला जाते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। एट्रोसिटी का मतलब ही अत्याचार होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। कुछ लोगों को एक्ट के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मतलब भी नहीं समझते। किसी को भी SC बोल देते हैं, किसी को भी ST बोल देते हैं, लेकिन दो अलग अलग जाति होती है, वर्ग होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिसे बोलते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो जो आजकल ये कंपटीशन में भी आने लगा, खासकर मध्य प्रदेश की MPPSC के पाठ्यक्रम में है, प्रीलिम्स में या मेंस में। तो और भी अनेकों अनेक प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए इस एक्ट के बारे में। तो मैं कोशिश करता हूँ सरल भाषा में बताऊँ, और ऐसी चीज़ें जो आपके लिए उपयोगी होगी वो भी मैं बताना चाहता हूँ। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में बना। निश्चित रूप से 89 में बना, तो इसके पहले भी SC/ST के लोग भारत में थे। तो क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी? जनरली इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो इंडियन IPC थी, इंडियन पीनल कोड थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर कट नहीं लिखी थी। तो लोग अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार करते थे और बाइज्जत बरी हो जाते थे या बच जाते थे। सज़ा नहीं पड़ पाती थी उनको, क्योंकि कहीं सारी चीज़ें लिखी ही नहीं थी कि कोई अनुसूचित जाति पे अत्याचार करेगा या अनुसूचित जनजाति पे अत्याचार करेगा तो किस प्रकार की कोई धाराएं लगेगी। तो IPC मौन थी, मतलब इंडियन पीनल कोड मौन थी। इसीलिए सरकार को लगा कि जब दलितों पर और आदिवासियों पर अत्याचार होने लगे तो सरकार ने 1989 में एट्रोसिटी एक्ट बनाया, जिसे बोलते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। आपको ये जानना होगा कि ये जो एक्ट है 1989 में बना है, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति इसकी 11 सितंबर 1989 में दी गई है। अधिनियम लागू हुआ 30 जनवरी 1990 में। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, इसके बाद बना है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 भी। जब कोई एक्ट बनता है अधिनियम में, तो उसके लिए नियम बनाना पड़ता है, क्योंकि जब एक्ट तो आपने बना दिया अधिनियम, वही एक्ट के तहत पालन कौन करेगा, उसको एक्ट किसके पास रहेगा, एक्ट को का पालन करने वाली नोडल एजेंसी कौन होगी, कैसी व्यवस्थाएं होगी एक्ट में, किसको अधिकारी माना जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा इस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए नियम बनाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995। तो थोड़ा आप ध्यान रखना, अधिनियम बनाने के बाद नियम बनाती है सरकार उसको पालन कराने के लिए, ठीक है। तो ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। अधिनियम सरकार ने 89 में बनाई और सरकार ने 5 साल लेट करी नियम बनाने में। यह बहुत बड़ी लापरवाही होती है। आपने 89 में अधिनियम बनाया, इस पर नियम आपने 95 में बनाया। तो निश्चित रूप से इस बीच में क्या हुआ होगा मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसके बाद ही इस एक्ट में संशोधन भी हुआ है, जिसे बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2016। 9 मई 2016 से यह संशोधन लागू किया गया। इसका मतलब 9 मई 2016 में एट्रोसिटी एक्ट में, जो 1989 का SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, उसमें अमेंडमेंट संशोधन किया गया है। आगे चलते हैं, और क्या इसमें काम की बात है। कुल धारा इसमें 23 हैं और 5 अध्याय। चैप्टर 5 है, इसके सेक्शन 23 है। धारा 2 में लिखा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में लागू होगा। लगभग सभी एक्ट में ऐसा लिखा हुआ होता है। सजा का प्रावधान इसमें थोड़ा अलग है। बेसिकली जो एक सजा है वह है 5 वर्ष तक की है, ठीक है। वह कारावास है जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए, जब लिखा है कि 6 माह से कम की नहीं होगी, 5 वर्ष तक की हो सकेगी, मतलब एक्सटेंड टू 5 ईयर। इसका ये मतलब होगा कि इस प्रावधान इस एक्ट में 6 महीने की सजा का तो है, कम से कम कोई भी मामले में 6 माह की सजा तो उसे पड़ेगी। इसके बाद 6 माह से 7 माह, 8 माह, 9 माह, इस तरीके से 5 वर्ष तक पड़ सकती है। किसी मामले में 2 वर्ष की पड़ जाए, कहीं 3 वर्ष की, 4 वर्ष की, और ऐसे 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और दंड जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कुल मिला के 6 माह से कम की नहीं और 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। लेकिन और भी कहा है, जैसे कोई SC/ST लोगों के विरुद्ध कोई झूठी गवाही देगा तो 7 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। यदि कोई ऐसे मामले में फंसाने का प्रयास करेगा SC/ST के लोगों को, जो झूठी गवाही देगा, जिससे यदि उसको सजा हो सकती है मृत्युदंड की, तो उसको मृत्युदंड की भी सजा मिलेगी। ऐसे कड़क प्रावधान इसमें किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध की श्रेणियां, अपराध
इस अधिनियम के तहत जो अपराध होता है वो संज्ञेय माना जाता है, वो अशमनीय, मतलब उसको उससे समझौता नहीं कर सकता, मतलब दो पार्टी मिलकर समझौता नहीं कर सकती है। अपराध संज्ञेय और अशमनीय। बेल बार है, मतलब उसकी भी जमानत के लिए उसको सेशन में जाना पड़ता है, सेशन मना कर देता है उसको बेल के लिए, ठीक है, बेल बार है। अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। समनी का मतलब होता समझौता हो सकता है, और असमनी का मतलब होता समझौता नहीं हो सकता। इसकी थोड़ी सी और मैं डिटेल बताना चाहूँगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्या होता है कि समझौता हो जाता है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में समझौता नहीं होता है। इसके बाद बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये जो एक्ट है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं होती है। जैसे आप जाओगे सेशन में तो सेशन मना कर देता है पहली बार, क्योंकि बेल बार है इसमें, ठीक है, तब आप फिर दोबारा बेल लगाते हो या आप हाई कोर्ट में मूव करते हो अपनी बेल लेने के लिए। इसके तहत ये विशेष बात है, बेल बार मतलब आपको जमानत नहीं मिलेगी, सेशन जमानत नहीं देता है, जिला सेशन न्यायालय, बहुत कष्ट होते हैं, आप सावधान रहना भाई। डिफरेंस बिटवीन द कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये जो एक्ट है SC/ST एक्ट 1989, इसमें इसके अपराध को संज्ञेय अपराध माना जाता है। तो जो संज्ञेय अपराध होता है उसके लिए क्या होता है कि पुलिस जो है इस मामले में जिसने अपराध किया है, कारित किया है, उसको गिरफ्तार करती है। और असंज्ञेय अपराध कौन सा होता है? असंज्ञेय अपराध में पुलिस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि गिरफ्तारी करे, यदि गिरफ्तार होती भी तो थाने से उसकी जमानत हो जाती है। ओके, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 338 में आपने देखा होगा, भारत के संविधान के 338 जो धारा है उसमें दो अमेंडमेंट, उसमें दो बार अमेंड हुए। एक तो 65 अमेंडमेंट हुआ, इसके बाद 89 अमेंड हुआ। तो 65 जब अमेंड हुआ था तब से एक आयोग SC/ST के लिए एक आयोग बनता था, और 89 अमेंडमेंट जब हुआ उसमें SC और ST का अलग अलग आयोग बना दिया। तो ये भी जानकारी आपको जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक्ट का जो पालना है SC/ST जो ST कमीशन है और SC कमीशन है, दोनों अलग अलग कमीशन हो गए। पहले एक कमीशन थे, ST/SC एक कमीशन था, 65 पहले, और इसके बाद 89 में ये जो अमेंडमेंट हुआ संविधान का, तो ST का कमीशन अलग हो गया और SC का कमीशन अलग हो गया। ये आपको ध्यान रखिएगा। दोनों की वेबसाइट है, ये वेबसाइट है www.ncst.nic.in, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। इसके बाद SC कमीशन ही होता है http://ncst.nic.in, ये SC की वेबसाइट है, SC कमीशन के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये वेबसाइट में जरूर जाइए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत मज़ेदार वेबसाइट है, आपको कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी काम की, ठीक है। अब इसका जो मूल एक्ट है वो देखते हैं कि इस एक्ट में वाकई में क्या क्या बातें लिखी हुई है। इस प्रकार का एक्ट होता है। ये PDF फाइल में मेरे पास है, आप लोग चाहोगे तो इसको मैं PDF फाइल में आपको भेज सकूँगा। मैं आगे अपना मेल एड्रेस भी आपको बता दूंगा। इसको बोलते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। इसकी मोटी मोटी जो 23 धाराएं हैं वो देखते हैं। इसका पहली धारा में संक्षिप्त नाम है, इसके बाद परिभाषाएं हैं, इसके बाद तीसरे में जो अत्याचार के अपराधों के लिए दंड है, और इसके बाद चौथे में कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड है। आगे है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड, भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना, अपराधों के बारे में विवरण, शक्तियों का प्रदान करना, इसके बाद है ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना, निष्कासन से रिलेटेड है। इसके बाद अध्याय 4 वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेशल कोर्ट्स है। इस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट होंगे। आपने देखा होगा कि SC/ST के जो अपराध होते हैं उसके लिए आजकल मध्य प्रदेश में तो ये व्यवस्था है कि यहाँ पे उसके लिए अलग थाने बने हुए हैं, जिसको बोलते अजाक्स थाना। SC/ST के लिए अलग स्पेशल थाने खोले गए हैं। अब दूसरे प्रदेशों में क्या व्यवस्था है मुझे नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश में तो इसके लिए विशेष न्यायालय भी हैं और विशेष थाने भी खुले हैं। तो अध्याय 4 कहता है कि धारा 14 बोलती है विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय। स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोल सकता है SC/ST की किस धारा के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट खोलेगा, तो धारा 14 के तहत। और धारा 14A में अपील है। धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। धारा 15A में पीड़ित और साक्षियों के अधिकार होंगे। इसमें पीड़ित और साक्षी को मुआवजा भी दिया जाता। आगे मैं इसके विषय में और बताऊंगा आपको। राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस। इसके बाद राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति, विधि और व्यवस्था तंत्र की निवारक कार्रवाई, अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू ना होना। इस अधिनियम के अधीन 438 का लागू ना होना मतलब ये है कि उसको अग्रिम बेल नहीं मिलती, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने SC/ST के व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध किया है, मतलब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं
के तहत कोई अपराध किया है तो उसको जमानत नहीं होती, तत्कालीन अग्रिम जमानत नहीं होती, उसको जो है पहले कोर्ट में अपनी पेश होना पड़ता होगा या हाई कोर्ट से उसको बेल मिलती है। ये विशेष बात है। इस तरीके से ये 23 धाराएं इसमें हैं और धारा 23 में लिखे नियम बनाने की सख्ती, तो ये 23 धाराओं में ये अधिनियम पूरा होता है। इसके बाद क्या होता है कि सरकार इस एक्ट को, मैंने शुरू में बताया था, एक्ट के बाद सरकार ने इसके नियम भी बनाई थी। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995, ये इस तरीके इसका नियम था। आगे और देखते हैं इसमें क्या डिटेल है इसका। सब पहले में इसका नाम है, फिर परिभाषाएं हैं। जो काम की चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। एक्ट तो वैसे धारा 23 है तो बहुत बड़ा है अपने आप में एक्ट, तो इसमें जो काम की चीज़ें हैं वहाँ से अपन चलते हैं कि एक्ट कहाँ से ये चालू होता है एक्चुअल। ये परिभाषाएं दी हुई है यहाँ पे। अत्याचार के लिए दंड यहाँ से चालू होता है। अत्याचार के अध्याय 2 का अत्याचार के लिए दंड धारा 3 यदि पूरा आप पढ़ लोगे तो पूरा धारा 3 में ही ये जो एक्ट है पूरा परिभाषित होगा। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अब ये एक्ट किसके ऊपर लगता है? ये एक्ट लगता है जो अनुसूचित जाति और जनजाति का नहीं है। मतलब कोई ST आदमी लड़ेगा तो ऊपर एक्ट नहीं लगेगा, कोई SC लगेगा तो उसके ऊपर एक्ट नहीं लगेगा। मतलब SC के भी लड़ लेंगे तो एक्ट उनके ऊपर कारगर नहीं होगा। जो OBC और जनरल वाले हैं उनके ऊपर ये एक्ट कारगर होता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है, ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों या परिसरों में प्रवेश द्वारा मलमूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा, घर के सामने मलमूत्र डाल देगा, कूड़ा इत्यादि से उसको परेशान करेगा। किसी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को जूते की माला पहनाएगा, नग्न अर्धनग्न घुमाएगा। अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना, ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मानव गरिमा के विरुद्ध होगा। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी है और यदि इस किसी धारा का वो उल्लंघन करता है तो उसको निश्चित रूप से ऐसा होगा। आगे इसमें और भी चीज़ें अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये जोड़ी गई है कि उसका आर्थिक बहिष्कार करेगा। यदि कोई SC के व्यक्ति का आर्थिक बहिष्कार करेगा तो निश्चित रूप से ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसको मतदान करने से रोकना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या दोषपूर्ण तंग करने वाला वाद या दांडी के अन्य विधिक कार्रवाई संस्थित करेगा। तो ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में आती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसी सदस्य को अवमानित करने के लिए आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित का अभित्रास करेगा। ये बहुत बड़ा एक्ट है और बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली गई है। तो आप आज की डेट में कोई भी SC ST के व्यक्ति को किसी प्रकार से यदि वो प्रताड़ित करेगा तो इस एक्ट में सारी बातें लगभग कवर हो चुकी है। उसका किसी स्तर पे वो व्यक्ति अब बच नहीं सकता। तो सरकार ने इसको और भी चीज़ें डाल दी है जिससे कि अब वो कोई बच नहीं सकता। इस एक्ट में ये बात भी हो गई है कि उसका अब पुनर्वास भी होगा। मतलब उसको यदि किसी कोई व्यक्ति के कोई SC ST के व्यक्ति के ऊपर पीड़ा हुई है, उसको पीड़ा पहुंचाया किसी व्यक्ति ने, ये तो उसको भैया सरकार मुआवजा भी देती है, हर्जाना भी देती है। विशेष बात इसमें जोड़ी गई है। देखिए, सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करे तो उसके लिए भी उसको सजा का प्रावधान कर दिया गया है। और सजा कितनी होनी चाहिए? होगी 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की होगी और जुर्माने का भी प्रावधान होगा। और यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देगा और ऐसा साक्ष्य के कारण उसको मृत्युदंड हो सकता है तो उसको भी मृत्युदंड जैसे अधिकार की बात इसमें कही गई है। इस तरीके से ये एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा और विशाल हो गया है। और इसमें स्पीडी ट्रायल की बात भी कह दी गई है। जो व्यक्ति SC ST का साक्ष्य देने आता है उसको जो है जो वो मुआवजा भी मिलता है, उसको धनराशि सरकार देती है। और सरकार कहती है, न्याय एक्ट कहता है कि इसको 60 दिन के अंदर इसकी ट्रायल होनी चाहिए और या 60 दिन के अंदर इसका निपटान होना चाहिए। ऐसी बाध्यताएं सरकार ने इस एक्ट में लगा दी है। तो निश्चित रूप से स्पीडी ट्रायल होने से एक्ट बहुत अपने आप में बहुत गंभीर हो गया है। कोई व्यक्ति यदि धारा 14 का में लिखा कोई व्यक्ति यदि इसके तहत अपराध करता है, उसको सेशन न्यायालय में जमानत नहीं मिलती है तो वो अपना हाई कोर्ट से में जाके जमानत ले सकता है, लेकिन उसको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। पीड़ित और साक्षी के अधिकार विशेष रूप से दिए गए हैं।
इस तरीके से एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा और विशाल हो गया है। ये देखिए आगे अपराध राहत रकम के लिए कुछ नियम बनाई है सरकार ने, उसमें अनुसूची एक्ट के साथ ही जोड़ी है। यदि अखाद्य या घृणजनक पदार्थ पीना या खाना, यदि उसको कोई व्यक्ति अखाद्य घृणजनक पदार्थ खिलाएगा, प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप उसकी गंभीरता को देखते हुए 90,000 रुपया उससे अधिक और जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति और मानहानि सहने के अनुपात में होगा। तो इस तरीके से दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा। 25% जब न्यायालय को आरोप पत्र भेजा जाएगा तब मिल जाएगा, और 75% जब उस निचले न्यायालय द्वारा उसको दोषित ठहराया जाएगा तब मिलेगा। तो निश्चित रूप से यदि कोई ऐसे व्यक्ति को सताता तो सरकार उसको मुआवजा भी देगी। तो बहुत ही पावरफुल ये एक्ट हो गया है। अब कोई व्यक्ति इसके तहत यदि अपराध करेगा तो निश्चित रूप से उसको सजा का भागीदार होगा। फ्रेंड्स, ये मेरा मेल एड्रेस है ranjita.dinesh.sharma@gmail.com, ranjita.dinesh.sharma@gmail.com। यदि किसी के पास यदि PDF फाइल, किसी सज्जन को PDF फाइल में इसको देखना है या आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे इस मेल में एक मैसेज दे देंगे तो मैं आपको अपनी PDF फाइल भेज दूंगा, तो जिससे कि आप इसको बड़े आसानी से पढ़ सकेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखिए, जिससे कि मैं और भी अच्छे वीडियो आपको देता रहूं और समझाता रहूं। एक निवेदन ज़रूर है कि आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं तो 338 को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपको। और ये जो SC ST का कमीशन अलग अलग कर दिया है, SC ST कमीशन कब अलग किया है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और दोनों की वेबसाइट में जाके ढेर सा मटेरियल है, वहाँ जाके ज़रूर आप ये सब चीज़ें देखिए, जिससे कि आपको जो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपकी ताकत कंपटीशन के लिए बढ़ेगी। और सामान्य व्यक्ति को भी यदि देखने का इच्छुक है तो वो भी उसके SC ST का अधिकार देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकता है इसमें। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।